वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका सबका स्वागत है। एंड 8 अगस्त 2023 की न्यूज में देखते हैं कि द हिंदू ने क्या कवर किया है। सो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ऑल वुमेन पैनल टू ओवरसीज रिलीफ इन मणिपुर। तो जो अभी मणिपुर से रिलेटेड जो इशू चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दिया है कि अब अ, एक कमिटी बना दी है। वो उसमें सारे वुमेन होंगे और वो वहां पे जाएंगे और एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि वहां के सिचुएशन कैसे हैं और उसके बेस पे जो भी है वो रिपोर्ट देंगे। तो जो वुमेन की कमिटी है वो हेडेड बाय है गीता मित्तल। आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर रह चुकी हैं गीता मित्तल। और साथ में एक बॉम्बे हाई कोर्ट के और एक दिल्ली हाई कोर्ट के जो वुमेन जज थे उनको भी उन्होंने उसमें रखा है। और उसके बाद जो उसमें एक टीम है वो आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस लेडी ऑफिसर्स थी, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिला के एक टाइप का जो है पूरा ऑल वुमेन जो है जितने भी उसमें कमिटी में सब कुछ उसमें वुमेन होंगे और वो जाके देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि वहाँ की सिचुएशन कैसे हैं और एक टाइप का हीलिंग टच होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो आपको पता ही है कि मणिपुर में वुमेन को लेके कितनी इशू हुई थी अभी लास्ट ही कुछ दिनों में। तो एक इस टाइप की अप्रोच जो है एक सही अप्रोच है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्राइसिस में काम करने के लिए। और ये एक अच्छा स्टेप है और गवर्नमेंट भी इसका रिस्पेक्ट कर रही है और वो कह रही है कि हम जितने भी सहयोग हैं वो दे सकेंगे। तो उसको लेके एक ऑल वुमेन कमेटी बनाई गई है और जो मणिपुर की ओर विजिट करेंगे और रिलीफ की ओर देखेंगे। सो इसमें कुछ यही था जो मैंने आपको बता दिया। कुछ कुछ इसमें कुछ डेटा है जो अपने लिए इतने रेलिवेंट है नहीं, फिर भी 6500 के आसपास 6500 एफआईआर हैव बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम मई टू जुलाई मणिपुर। तो बहुत बड़े अमाउंट होता है ये और नंबर इसकी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट मणिपुर। नेक्स्ट आते हैं। यस, राज्यसभा ने पास कर दिया दिल्ली सर्विस बिल। आप सबको पता है होगा कि ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज भी स्किप हो आपसे। आपको पता है कि सर्विस मैटर जो है दिल्ली में ये अभी डिस्प्यूटेड चल रहा है। 2018 2018 से लेके 2018 में 17 में यूनियन वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का केस हुआ था। स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सर्विस मैटर को था। तो 18 में जजमेंट आई थी और फिर 18 के बाद 23 में जजमेंट आई। तो 23 के जजमेंट में सर्विस मैटर जो है 23 के उसमें वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया गया। यस। सो सर्विस मैटर जो है 2023 में थे, 2023 में सर्विस मैटर जो है वो अभी 11 मई की जजमेंट थी, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के पास दे दिया कि सर्विस वाले मैटर में दिल्ली गवर्नमेंट के पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उनके पास राइट है। अब आपको पता हो गया कि सर्विस मैटर क्या होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी को ट्रांसफर करना हो या फिर अपॉइंट करना हो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ऐसे कंडीशंस में ट्रांसफर इसमें जो है वो किसका रोल होगा। ऑफ कोर्स अगर दिल्ली में आप काम कर रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट चाहेगी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हो हमारे अंदर में हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा हमारा अधिकार है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी 239 के आसपास जो भी कानून बने हैं, जो आर्टिकल हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि सर्विस मैटर किसका होगा। तो इसको लेके टसल हो गई दोनों के अंदर में। तो अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 11 मई 2023 को एक जजमेंट सुनाई जिसमें सर्विस मैटर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दे दिया। तो जब ऐसा चीज किए तो फिर पार्लियामेंट ने 19 मई 2023 को एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया और उसमें एक कमिटी बना दी कि बोले ये जो होगी, एक कोई अथॉरिटी होगी, वो डिसाइड करेगा। तो इसके लिए वोटिंग होनी थी लोकसभा और राज्यसभा में, इस अथॉरिटी के लिए, इस बिल के लिए लोकसभा राज्यसभा में दोनों ने इसको पास कर दिया। राज्यसभा ने इसको कल पास कर दिया। अब ये कानून बन जाएगा। इसके जो परिणाम होंगे वो देखेंगे कि कोर्ट में किस तरीके से इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये हो गया कि सर्विस मैटर जो है वो जो अथॉरिटी बनाई है वो उसको संभालेगी। इस अथॉरिटी में
जो अथॉरिटी बनाई है उस अथॉरिटी में चीफ मिनिस्टर रहेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। तो 3 मेंबर की ये कमेटी होगी और इसमें अगर ये जिनको भेजेंगे वो एलजी को रिकमेंड करेगा, एलजी को पसंद आएगा तो वो करेंगे ट्रांसफर, अगर नहीं पसंद आएगा तो नहीं करेंगे। तो एलजी का जो रोल होगा वो फाइनल होगा। तो इस टाइप के बिल में कुछ प्रोविजन है जिसके लिए अलग से एक वीडियो पूरा बनाऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर मैं आपको पूरा डेली सर्विस बिल समझाऊं। लेकिन इसमें ये कुल मिला के यही है कि सर्विस मैटर किसके पास जाएगा, तो ये इशू है। तो अभी के लिए फिलहाल सर्विस मैटर जो है वो एक अथॉरिटी है, सिविल सर्विस कुछ अथॉरिटी का नाम है, आप उसको देख लीजिएगा। वो अथॉरिटी के पास चला गया पावर, और उस अथॉरिटी में 3 मेंबर हैं। एक टाइप का उन्होंने बिल में इस टाइप का प्रोविजन रखा है। तो ये पूरा बिल था और इसको लेके डिस्कशन था राज्यसभा में, तो उसके ऊपर अमित शाह जी का कुछ बयान था डेली सर्विस बिल को लेके। नेक्स्ट आते हैं राहुल जी का, जो है राहुल जी का पार्लियामेंट, आपको पता है कि सदस्यता खत्म कर दी गई थी। अभी जो है वो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, रिलीफ दिया है डिफेमेशन केस में, डिफेमेशन केस में सो रिलीफ मिला है इनको। तो अब उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की वो वापस उनको रिस्टोर किया गया है। तो ये है, तो छोटा सा न्यूज़ था, वो कवर करने की कोशिश किया हूँ मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या है कि दिल्ली के एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम जो है मास्टर प्लान जो इनएडिक्वेट है। तो मतलब अब इसको जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने लिखा है कि जो अभी जो दिल्ली फ्लड आया था उसमें आपने देखा होगा दिल्ली की हालत क्या हो गई थी। तो उसमें बोला कि जो पुराना जो मास्टर प्लान है वो 1976 के आधार पे बना हुआ है, जो कि अब काम नहीं कर रहा है, तो हमको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी टाइप की चीज़ें बातें हो रही है। कुछ बड़ा न्यूज़ बनेगा तो बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ों से दूर रहने का। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने क्या किया है कि ट्राइबल कोटा को बढ़ा दिया है एजुकेशन सेक्शन में। तो आप इसमें ये देख लेना कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 जो है वो इसमें क्या प्रोविजन है रिजर्वेशन को लेके, तो आप उसको देख लेना एजुकेशन फील्ड में। तो आर्टिकल 14, 15, 16 आप इसको फंडामेंटल राइट इसको आप पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत बुक होती है, उससे आप लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी इसमें यह था कि पहले जो था, अब मैं इसका कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। आर्टिकल आपको बता दिया कि कौन सा है, कंटेक्स्ट समझ लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट था वो पहले जो देते थे रिजर्वेशन का जो उनका रोस्टर था वो था 50% का, वो था 16, 20, 24, 16, 20, 14 सॉरी। तो ये 16 जो हो गया ये हो गया आपको एससी का, 20 जो हो गया एसटी का, और ये जो हो गया वो ओबीसी का। अब इसको बढ़ा के 58 कर दिया। अब इनको कर दिया इन्होंने कितना, 12, 32, 14, तो 32% हो गया ना ट्राइबल पॉपुलेशन का जो उसमें रिजर्वेशन हो गया। तो अब रोस्टर चेंज होकर 58% पे हो गया। तो इसके लिए न्यूज में है, ठीक है। और आप सबको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 75 साल इंडिपेंडेंस के पीएम ने स्नैच किया है पीपल ऑफ दिल्ली से। ये दिल्ली का जो सर्विस बिल पास हुआ है उसके ऊपर इनका कमेंट है। ऑफ कोर्स ऐसा कमेंट हम उम्मीद करते हैं आएगा अभी आगे दिनों में। नेक्स्ट देखते हैं। यस, तो आज का एडिटोरियल है कि चाइना का वर्ल्ड व्यू क्या है, क्या सोचता है चाइना। तो चाइना जो है वो किस टाइप की चीजों को सोच रहा है। तो चाइना वर्सेस यूएस, तो चाइना इसको वेस्ट वर्सेस अदर जो होता था पहले, जैसे रसिया था, अब वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। अब जो हो गया है वो डिवीजन जो हो गया केवल 2 में नहीं है, वो पॉली है। पॉली मतलब समझ रहे हैं आप कि केवल ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट वर्सेस रसिया कर लोगे कि और आपका जो है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। वेस्ट तो है ही, रसिया भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, मतलब इसके अलावा भी है। चाइना उसको उसको देखता है, फिर चाइना उसको इंडिया के टर्म में भी देखता है, और भी जो कंट्रीज हैं उसके टर्म में देख रहा है। तो उसके ऊपर डिस्कशन है, और एम के नारायण साहब लिख रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपको पता है वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, उसके बाद उससे पहले एनएसए के वो भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक टाइप का एक
ओवरव्यू मिलेगा कि टोटल अभी चाइना चाह क्या रहा है। तो चाइना कह रहा है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर है जो जिसको वेस्ट प्रमोट करता है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर है जो इनएविटेबल कहा जाता था, एंड दैट ए न्यू चाइनीज प्रमोटेड वर्ल्ड ऑर्डर इज सेट टू प्रिवेल। और बोला कि चाइना का एक नया प्रमोट करेगा, एक वर्ल्ड को नया रूल देगा या नया अपने एक टाइप में नया एक स्ट्रैटेजी देगा। इम्प्लिसिट ऑल्सो इज दैट द चाइनीज ड्रिवन वर्ल्ड इज बेटर सूटेड। और ये बोला कि चाइनीज ड्रिवन वर्ल्ड जो होगा वो बेटर सूटेड होगा और वो डिसऑर्डर्ड एसिमेट्री एंड फ्रेगमेंटेशन से बंधा होगा, उससे बंधा होगा। यहां नहीं है कि आपको एक ही ब्लॉक है, उसी ब्लॉक में आपको रहना है ऐसा करके। एक रूल बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज हो रही है। फिर उससे ये लिखते हैं कि दिस presuppose that the struggle for future dominance revolves around not merely military security but also चाइना। इसमें आपको पता है कि चाइना के पास रॉ मटेरियल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जितने भी जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो चाइना के पास अच्छे खासे हैं। तो वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में अपने से और किसी भी वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं उसको साथ वो कंपेयर करने की क्षमता रखता है। तो वो उसको बोल रहा है कि द प्रीसपोज दैट द स्ट्रगल फॉर फ्यूचर डोमिनेंस रिवॉल्व्स अराउंड नॉट मियरली मिलिट्री सिक्योरिटी। केवल मिलिट्री सिक्योरिटी पे बात करोगे तो वहीं पे नहीं रिवॉल्व करता है पूरे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। ये तो इस पे भी डिपेंड करता है ना कि टेक्नोलॉजी क्या है उनके पास, कल्चरली क्या है, वो कितने बायोलॉजिकली एस्पेक्ट से देखो जाओ तो वो कंट्री कितना स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें भी डेमोग्राफिक पैटर्न भी चेक करना पड़ेगा और ये सब चीज भी देखा जाएगा। इसमें चाइना अच्छा खासा अपना वो रखता है। तो चाइना इस पे भी बहस चाह रहा है। फिर देखते हैं कि यूएस को मेन थ्रेट्स कैसे मानता है। वो कह रहा है कि जो यूएस जो है वो खुद ही अपने आप में पोलराइज हो चुका है। आप यूएस में ट्रम्प वर्सेस आप बिडेन देखेंगे तो खुद ही एक यूएस की जो खुद ही की जो सोसाइटी है वो पोलराइज हो चुकी है और वो अपना पावर जो है धीरे धीरे ग्लोबल पावर जो है लॉस कर रहा है एंड इम्पैक्टिंग यूएस एटीट्यूड। और वो इम्पैक्ट करता है कॉजिंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। और ये उसको जो इस समय में टेंशन होगा तो उसमें ऑफकोर्स चाइना को प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप मान लो कि इंडिया के खुद ही जो है सेक्टर में बटे हो बहुत सारे लोग, सो हाउ कैन वी कम्पीट विद चाइना। तो हम कैसे चाइना के साथ सेम चीजें वो कह रहे हैं कि अगर कोई पोलराइज सोसाइटी है तो वो अपना जो है एटीट्यूड डेफिनेटली उसका डाउनग्रेडेड होगा। फिर ये बोले कि यूक्रेन का वॉर लेके देखो कि वॉर ऑफ यूक्रेन जो है यूक्रेन में जो हुआ उसमें डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी डिवाइड हुआ। इवन उन्होंने तो कुछ कंट्री उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सिक्योरिटी और पार्टनरशिप के नाम भी गिना दिए, जैसे ऑकोस हो गया, क्वाड हो गया। आप इसी में देखो ना कि इंडिया का मत जो है यूक्रेन को लेके, इंडिया जो है यूक्रेन को लेके अलग सोचता है और जो है यूएसए जो है वो अलग सोचता है और हम फिर भी हम क्वाड के पार्ट हैं। तो ये बोल रहे हैं कि डिवीजन तो ऑलरेडी दिख ही रहा है। तो फिर ये लिखते हैं कि चाइना हैज आल्सो इंक्रीज कंसर्न दैट यूक्रेन वॉर कुड लीड द यूएस टू बिकम मोर असर्टिव ऑन ताइवान। अगर ये भी कह रहा है कि चाइना जिस हिसाब से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, अगर इस टाइप की चीजें ताइवान को लेके होती है तो यूएस पीछे नहीं हटेगा। तो ये है। फिर चाइना अपने बारे में बोलता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ने चाइना ने जो स्टार्ट किया है और कैसे शंघाई कॉरपोरेशन को बढ़ा रहा है वो। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये एनएसए हैं और रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजें एक ही एडिटोरियल में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा एडिटोरियल आपको मतलब 10 मिनट में पढ़ाना नामुमकिन है, मतलब आप समझ ले उसको। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रोस्पेक्टिव समझ जाए चाइना का। तो कैसे सिंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें इंडिया भी पार्ट है, पाकिस्तान भी, और कैसे कैसे धीरे धीरे लोगों को और उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा है चाइना, ताकि इसको टैकल करने में, यूएसए से टैकल करने में आसानी रहे। चाइनीज स्कॉलर्स फर्दर बिलीव दैट द वर्ल्ड हैज करेंटली इंटर्ड इन एरा पॉलीसेंट्रिक। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगल सेंट्रिक डबल सेंट्रिक नहीं है भाई, अब ये पॉलीसेंट्रिक है। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर मत करो, यूएसए वर्सेस चाइना मत करो, इसके अलावा भी कंट्रियां हैं। तो ऐसा भी चाइनीज के जो स्कॉलर है वो मानते हैं। इन मेनी एरिया यूएस डोमिनेंस प्रीवियसली चाइना वाज डिप्लेसिंग। और तुम सऊदी वर्सेस वो देख लो ना, ईरान वाला केस जीता जागता उदाहरण है कि ये वाले केस में क्या हुआ, सऊदी वर्सेस ईरान का जो दोस्ती करा दी है चाइना ने। डेफिनेटली जो है यूएस अपना जो इसका डोमिनेंस था वो खोया। तो वो यही बता रहे कि चाइना कैसे इसको भी हैंडल कर रहा है। फिर फिर ये अपने बारे में बताता है। अनदर सेट ऑफ क्लेम दैट चाइना हैड सक्सेस इन हैविंग अ डिसीजन वॉइस इन वेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स में जो भी हैं उनके बॉडीज हैं उसके सामने चाइना अपना वॉइस रखता है और बहुत समय तो नहीं सुनता है। आपको फिलीपींस वाला केस पता होगा कि फिलीपींस वाले केस में अभी क्या हुआ कि उन्होंने इनके ऊपर, चाइना ने, चाइना के वो जो है कोस्ट गार्ड, उसने इनके ऊपर वाटर कैनन कर दिया है साउथ चाइना सी में। और साउथ चाइना सी को लेके ऑलरेडी जो है वो ट्रिब्यूनल ने बताया है कि ये किसका वाटर है, कहाँ पे किसका वाटर है, लेकिन चाइना उसको मानने से इनकार कर देता है। तो चाइना अपना वॉइस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे
चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इधर इन द फेवर और अगेंस्ट, हैज ऑलवेज लाउडेड वोकली, क्योंकि वो अपना पक्ष रखता है. The issue before China is not on the decline of US as much as how China can possibly reproduce the mind blowing growth of, कैसे जो है 2 डिकेड में चाइना ने 800% का इंक्रीज किया है अपने ट्रेड वॉल्यूम में, और फिर उसके बाद अनइमेजिनेबल इंक्रीज इन जीडीपी में, और 800 मिलियन चाइनीज पीपल को पॉवर्टी से निकाला है. चाइना उसमें भी एक टाइप का सही डायरेक्शन में चल रहा था. Several laws enacted by Beijing to contain pandemic have been adversely impacted the image, और ये इसके साथ साथ कुछ निगेटिव है, जैसे कोविड में 3 साल तक के लिए लॉकडाउन कर देना, फिर उसके बाद लॉ चेंज कर देना, फिर उसके बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर देना. चाइना करंट जीडीपी ग्रोथ जो है डिक्लाइन है 3% ऑफ चाइना विल नीड मोर डबल. अब इसको चाइना को डबल करने के लिए, अगर उसको वहां तक पहुंचना है तो उसको डबल करना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीजें चाइना के फेवर में नहीं भी जाती है, वो भी डिस्कस किया है. एजिंग पॉपुलेशन उसमें से एक रीजन है. तो आप ये सब लिखेंगे कि चाइना के कुछ खुद के क्या चीज से गुजर रही है. What China need to realize that it might need come up with alternative theory model. ये यस, आपको मॉडर्निटी की नई थ्योरी लानी पड़ेगी. रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट के रोल को प्रमोट करने से आपको बेहतर है कि प्राइवेट सेक्टर को आप प्रमोट करो. आप प्राइवेट सेक्टर को, आप तो जैकमा का वाला कंसेप्ट देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे खत्म हो रहा है उधर. तो रियल क्वेश्चन इज वेदर चाइना कैन इंडीड प्रोड्यूस ए मॉडल दैट कैन सप्लीमेंट द वेस्ट सो कॉल्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड क्रिएट वन बेटर सूटेड टू फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर्स. तो फ्रेगमेंटेड टूटे टूटे में हो और सब अपना हित के लिए लड़ाई लड़े, या फिर रूल बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्डर हो कि सिंगल जो एक इधर एक इधर, एक इस साइड आ जाओ एक इस साइड आ जाओ, ऐसा हो. तो इस चीज को लेके बात हो रही है. बीजिंग डिसीजन टू अपॉइंट एक्नॉलेज इकोनॉमिस्ट विद ए प्रूवन रिकॉर्ड गवर्नर. अब क्या किया बीजिंग ने, इसके साथ में कुछ और भी चीजें सुधार करने की कोशिश की, क्योंकि अगर बीजिंग को वहां तक पहुंचना है जो जहां तक वो क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए उसको जो उसके रिजर्व बैंक है उसमें एक अच्छे बंदे को सिलेक्शन किया उसने अभी. तो राइटर ये लिख रहे हैं कि फिर प्राइवेट सेक्टर को बूम करने के लिए वो इसकी ओर काम कर रहे हैं. और ताइवान वाले पे एंड में लिखते हैं कि अगर ऐसा कोई ताइवान पे अगर कुछ इस टाइप की चीजें हो जाएगी तो यूएसए ना तो पीछे हटेगा नहीं चाइना. उस समय में जो है वर्ल्ड के 2 बड़े पावर जो होंगे वो आमने सामने हो सकते हैं, जैसे यूक्रेन में फिर से हो रहे हैं. तो उसको लिखा है. तो द ताइवान इज द ओनली वन सेवरल एरिया वेयर चाइना एंड यूएस विल फाइंड देमसेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट इन द कमिंग पीरियड. सो राइटर ने बहुत कुछ इसमें लिखा था, तो मैंने उसको समराइज करने की कोशिश किया है. नेक्स्ट, अब इसको पता है कि पाकिस्तान को लेके कि तोसा खाना वाला केस है कि जो गिफ्ट मिलता है, जो डेजिग्नेटेड लोग जाते हैं दूसरे कंट्री में तो उनको कुछ गिफ्ट मिलता है. तो उस वाले तोसा खाना केस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ वो जो थे उन्होंने क्या कर लिया, इमरान खान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको शायद सेल वेल कर लिया, कुछ इस टाइप की चीजें किया, उनके ऊपर केस हो गया और उनमें इसको सजा मिल गई. कल तो सजा मिल गई, तो अब उसमें सजा मिली तो नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो नहीं लड़ पाएंगे. तो इस टाइप की चीजें है. और केवल यही नहीं है, इनके ऊपर और भी केसेस हैं, जैसे इन एडिशन केसेस ऑफ टेररिज्म, सेडिशन, ब्लास्फेमी अगेंस्ट मिस्टर खान एंड हिज कलीग इंडिकेट दैट देयर कुड बी मोर सीरियस सेंटेंस टू फॉलो. तो इनके ऊपर ये भी केस है. तो आपको पता ही है पाकिस्तान के ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है कि इनकी सरकार कौन चला रही है, आप सबको पता है. कुछ नया डेवलपमेंट होगा इसमें यह है कि इनको सजा मिली है. अब ये डेफिनेटली अपर कोर्ट जाएंगे ही, एपेक्स कोर्ट जाएंगे, कुछ इस टाइप की चीजें होंगी, फिर देखेंगे. प्रिवेसी के ऊपर मैंने बहुत बार आपको एटलीस्ट कितनी बार डिस्कस कर दिया है पता भी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये है कि बिल पास हो गया है. तो आपको ये याद रखना है कि जो डीपी बिल मैंने जो बताया था आपको, बिल 2023, वो पास हो गया है लोकसभा से. सो आप उसको ध्यान रखिएगा. और इसके बाद ये है कि इसमें ये है कि मैंने बताया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन को इसमें थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है इसमें, तो ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा दिक्कत है. फिर दूसरा इश्यू मैंने आपको बताया था कि इसमें बोर्ड को जो सिलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट करेगी, और आपको पता ही है जब बोर्ड का गवर्नमेंट करेगी तो फिर फाइन को लेके था, फाइन को लेके इशू था. तो ये सब चीजें इशू है, वही वही राइटर बार बार लिख रहे हैं, उसमें कुछ नया है नहीं, तो डिस्कस करने की बार बार जरूरत नहीं है. तो ये था, तो ये बिल के ऊपर था. प्राइवेसी वर्सेस जब भी आएगी तो प्राइवेसी वर्सेस ऑफ कोर्स राइट टू प्राइवेसी तो आएगी ही आएगी. और फिर मैं फिर 2000 जो 17 का जजमेंट है कि ये है, उसके ऊपर में राइटर कोट करते हैं. फिर पुट्टा स्वामी का केस है आर्टिकल 21 के अंदर में, तो आप वो सब देख लें. पुट्टा स्वामी, ठीक है, राइट टू जो वो है उसको लेके है, प्राइवेसी को लेके.
फिर ये एक न्यूज़ है, थोड़ा सा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा लेकिन मैं ले लिया कि नेवेली जो है, आपको पता है कि तमिलनाडु में ये कंपनी है जो सरकार की कंपनी है, वो उसमें है कि एक्विजिशन को लेके है कि फार्मर उससे कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो फार्मर हैज बीन मिनट दी एनएलसीआई प्रोवाइड कंपनसेशन मांग रहे हैं, और वो कंपनसेशन 2013 के एक्ट से मांग रहे हैं, तो उसको लेके है। तो थोड़ा सा ये आप एक बार देख लेना। और इसमें कुछ इस टाइप का खास तो है नहीं, कंपनसेशन के लिए झगड़ा चल रहा है इसमें। फिर ये एक छोटा सा न्यूज है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जो डायरेक्टर थे ना इसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉल्यूशन पॉपुलेशन स्टडीज को लेके, जो एनएफएचएस जो होता है, उसका डेटा फिफ्थ वाले में डेटा भी दिए थे उन्होंने, कुछ डेटा दिया था और उसको लेके उनको सस्पेंड कर दिया था। तो उसको लेके न्यूज में वो लगातार लिख रहे हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर को है कि सेमीकंडक्टर, तो आप एक बार सेमीकंडक्टर पढ़ लीजिएगा। सेमीकंडक्टर आप इसको पढ़ लीजिएगा। और सेमीकंडक्टर वर्सेस सुपर कंडक्टर, जहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है तो लॉसेस कम हो जाते हैं, तो आप सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। यस, माइनिंग वाले को थोड़ा सा है, माइनिंग वाले में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो माइनिंग सेक्टर है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो है, अमेंडमेंट बिल 2023 लेके आया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी अब जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है क्रिटिकल डीप सीटेड मिनरल्स को। अब ये पूछेंगे कि आप पूछेंगे कि एक तो बता दो मुझे क्रिटिकल क्या होता है, तो हर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने हिसाब से क्रिटिकल मिनरल को डिसाइड कर, जैसे यूएसए है तो उनके लिए कोई और ऐसी मिनरल्स होंगे जिनको वो रखेंगे, तो वो 50 हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने अपना हिसाब से 18 मिनरल्स को क्रिटिकल माना। तो वैसे इंडिया भी कर सकती है, उसके डिटेल में नहीं जाना, तो इंडिया भी बोलेंगे 30 मेरा भी क्रिटिकल मिनरल्स है, हमें भी 30 ये मिनरल्स में काम करने की जरूरत है, या फिर ये हमारे लिए इतने क्रिटिकल है कि नेशनल इंपोर्टेंस के लिए हमारे लिए जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है, तो उसको लेके उसको क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल बोलते हैं। फिर उसके बाद डीप सीटेड मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आपको डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये मतलब सरफेस पे नहीं मिलता है, वो डीप सीटेड मतलब उसको, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन लगती हैं, तो उसको सारे लोग जो छोटे माइनर्स होते हैं वो कर भी नहीं पाते हैं। तो डीप सीटेड मिनरल्स हो गया, तो उसको लेके है। तो अभी हम देख लेते हैं कि मिनरल्स को लेके क्या है न्यूज। सो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम मिनरल्स बहुत ज़्यादा बाहर से मंगाते हैं, तो आप ये याद रखना कि इंपोर्ट जो होता है अगर करने के बाद, तो इंडिया को पे करना पड़ता है। तो फिर अपना आप समझ लो कि ये एक टाइप का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो करेंगे उस टाइप में इसका रोल चेंज हो जाएगा। सो इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो आपके पैसे खर्च होंगे, तो आपको वो झलकेगा इकोनॉमी के टर्म में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से ले रहे हैं, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हो जाती है। और फिर सप्लाई चेन का भी दिक्कत है कि अगर मान लो कभी यूएसए, उसने एग्जाम्पल दिया है इसमें कि रसिया है और यूक्रेन है, दोनों के पास मिनरल्स हैं, तो ऐसे समय पे जब दोनों में झगड़ा चल रहा है तब तो वो हमारा सप्लाई चेन वैसे ही डैमेज हो जाएगा। तो सप्लाई चेन को लेके भी दिक्कत है, तो सप्लाई चेन को आप ध्यान में रखिएगा कि सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है वहां पे। तो एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गया, दूसरा सप्लाई चेन का वल्नरेबिलिटी हो गया, फिर इवन डिसरप्शन ऑफ द सप्लाई। फॉर इंस्टेंट, चाइना हैज मेजोरिटी ओनरशिप ऑफ कोबाल्ट माइन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेयर 70% ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट इज माइंड। अब सोचो कि कॉन्गो में उसके पास कोबाल्ट है और वहां जाके चाइना ने अपना वहां पे वो जमा लिया है, और वहां पे 70% जो वर्ल्ड का कोबाल्ट होता है वो वहां से जनरेट होता है। फिर चाइना ऑल्सो हैड फार लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ REE of any country in the world, followed by वियतनाम, ब्राजील एंड रसिया। तो ये भी है एक कि आप उसको देखें। अब ये क्या है कि मान लो कि अब चाइना के पास अगर ये है REE, तो ऐसे ये हमको थोड़े दे देंगे, और हमारी हमको इस पे डिपेंडेंसी रखने की जरूरत भी नहीं है, तो हम अपना कुछ इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। सो उस मिनरल्स को लेके आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि आप किस तरीके से करेंगे। जैसे कि फिर लिखा है कि इंडिया इज 100% इम्पोर्ट। अब ये देखो, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। अब रसिया में झगड़ा चल रहा है, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना कंपटीटर है, और अपने को यूएसए पे टोटल डिपेंड होना पड़ा। तो ये
जो 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है वो किस चीज़ों पे है? निकेल है, नाइबियम है, बेरियम है, लिथियम है, टेंट टेंटेलियम है। तो ये 4-5 चीज़ों पे तो हम 100% डिपेंडेंसी है हमारी अदर कंट्री के ऊपर। तो उसको लेके हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमें उसको देखना पड़ेगा। हाँ, फिर राइटर लिखते हैं कि 2022-23 की आंकड़ा का उठा के देखोगे तो इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है 12 लाख टन ऑफ कॉपर किया है, और जिसका कॉपर का वर्थ ही 27,000 करोड़ होता है ऑफिशियल फिगर में। तो हमारा आप देखो कि हम कितना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और कितना हम जो है वो, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो नेचुरली हमारा ये तो फॉरेन एक्सचेंज जाता है, और फिर जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम डेफिसिट में जा सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट हो सकता है उस कंट्री के साथ। फिर आगे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अब फिर एक्सप्लोरेशन को लेके मैंने जो बताया कि एरियल सर्वे, ज्योग्राफिकल मैपिंग, जियो केमिकल एनालाइजर्स होने चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, टाइम इंटेंसिव एंड मोनेटरली रिस्की ऑपरेशन है ये, क्योंकि जब हम इस पे माइनिंग करते हैं तो 1% एक्सप्लोर्ड प्रोजेक्ट जो होता है वो कमर्शियली वाइबल होता है केवल, बाकी सब तो 99% बेकार चले जाते हैं। तो इतने बड़े रिस्क लेगा कौन? तो बड़ा खिलाड़ी कोई लेगा, तो इसीलिए प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। फिर ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल दिया कि कैसे जूनियर एक्सप्लोरर होते हैं, फिर वो बाद में बड़े को बेच देते हैं, और बड़े जो है उसका टेक केयर करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत बड़े होते हैं, तो वो लगाते हैं, पैसे लगाते रहते हैं उसमें। तो एक एग्जाम्पल देके समझाया है, इंडिया को भी ऐसे कुछ सीख लेनी चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए। इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द माइनिंग। अब ये कह रहा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर का जो है माइनिंग सेक्टर में जरूरत है। तो उसके लिए अब ये है, अब फिर उसके लिए प्रोसीजर है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे कौन आएगा, वो अपने लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। द बिल ओमिटेस, अब ये क्या करता है फर्स्टली, तो ये बिल 2023 वाला क्या कहता है कि पहले 12 था, अब उसमें से 6 को हटा दिया। बिल ओमिट एटलीस्ट 6 प्रीवियसली मेंशन एटॉमिक मिनरल्स फ्रॉम एटलीस्ट 12 व्हिच कैन नॉट बी कमर्शियली माइंड। अब वो 12 में से वो हटा दिया है कि पहले तो ऐसे थे ना कि एटॉमिक मिनरल्स हैं कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें प्राइवेट बंदे को घुसने ही नहीं देंगे, लेकिन अब उसको हटाया है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, न्यूबियम, टाइटेनियम, टेंटिलियम एंड जिकोनियम वाली जो है उसको गवर्नमेंट इंट्री ने लाया है कि इसमें भी आप जो प्राइवेट लोग हैं वो अपन मिनरल्स कर सकते हैं, इसमें एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ हैं। तो कुल मिला के ये मिनरल्स से रिलेटेड था, और आपको मिनरल्स जो है यूपीएससी का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हर साल आप कुछ ना कुछ मिनरल्स पूछेंगे। तो आप मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं, इसका एक लिस्ट बना लें, और कौन से कंट्री से क्या होता है वो कर लें। उसके बाद आप REE वाले जो हैं वो देख लें। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स देख लें, क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, तो आप इसको देख लें। ये जब डेफिनेटली आपको पीटी में आपको अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये एआई वाला लगातार आता है। इसके बाद क्या है, पॉन्जी स्कीम। उड़ीसा में एक बंदे ने एक ऑनलाइन कुछ इस टाइप का खोला और 1,000 रुपए का झोल कर दिया। तो पॉन्जी स्कीम के बारे में कभी कभी पॉन्जी इकोनॉमी में पूछ देता है, इसीलिए लिख दिया हूं पॉन्जी स्कीम। लीगैलिटी नहीं है पॉन्जी की। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो है वो पास हो गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चीता को लेके है कि जो है कि जितने मरे हैं तो उसमें अब इंटरनेशनल लोगों की हम भागीदारी लेंगे और एक्सपर्ट को समझेंगे। फिर सरकार यही कह रही है कि इनमें चीता में मोर्टेलिटी रेट ही वही ज़्यादा होती है, खुद ही मर जाते हैं ये। और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स, और हमने चीता के ऊपर भी बनाया है एक वीडियो, तो वो है। आप कूनो नेशनल पार्क बहुत न्यूज में है, तो आप इस पे केवल रिसर्च कीजिए। कूनो नेशनल पार्क जो है उसके ऊपर, जो एमपी के शिवपुरी में है, उसके ऊपर रिसर्च करें आप। फिर रंजन गोगोई कह दिया है कि जो है बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें डिबेटेबल है। तो गोगोई साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस रहे हैं पुराने, तो देखेंगे। जयशंकर साहब ने कहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएसी के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिए थे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और पुराना गवर्नमेंट कहती थी अगर डेवलपमेंट करेंगे तो बाजू के जो कंट्री है वो इधर आ जाएंगे, लेकिन इनका मानना है कि ऐसा नहीं है। आप डेवलपमेंट तो करो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करो। तो उसको लेकर उन्होंने रक्सौल से काठमांडू जो चलेगा लिंक प्रोजेक्ट है उसके बारे में बोला। फिर और उसके भूटान से असम की ओर जो चलेगा उसके बारे में बोला है। तो इस पे नजर गड़ाए हुए अपन,
अगर कुछ इसमें बड़ा सा होगा तो बिल्कुल इसमें ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली इसको हैंडल किया जाएगा। उसके बाद यूएई ने जो उसमें I2U2 में जब आया था तब उसमें बोला था कि यस हम $2 बिलियन खर्च करेंगे, लेकिन अभी तक उसने फूड पार्क पे अभी तक किया नहीं है। तो उसको लेके इंडिया का कंसर्न है कि भाई कब करोगे, बोल के तो चलो गए, अब तो कर दो। तो ये इनका टैक्सेशन का भी इशू है। और फिर जो टैक्सेशन का कि टैक्स में थोड़ा सा किसी को लेके, पॉलिसी को लेके उनको दिक्कत है यूएई वाले को इंडिया से लेके। और दूसरा इनको है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके अंदर में अगर कुछ इस टाइप की चीजें होंगी तो फिर आप इंडिया में शॉर्टेज होगा तो आप बाहर भेजोगे नहीं। तो फिर उसको दो चीजों पे कंसर्न है इनको, तो इनको बहुत जल्दी हैंडल कर लिया जाएगा और फिर ये लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे इंडिया में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप अगर नए हैं, सब्सक्राइबर अगर नए हैं तो आप उसको, इस चैनल को लगातार शेयर करें और प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।